हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो संसाधन एवं विकास। और यहाँ पे सभी टॉपिक्स को ना बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर करूँगा। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट और हेडिंग टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, टॉपिक पे आने से पहले ना मेरा आपसे क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगर आपको मैं एक सुनसान द्वीप पे छोड़ दूं, लेकिन वहां पे आपको पीने के लिए पानी मिल जाए, पेड़ भी हो, मिट्टी हो, जानवर हो, धूप हो, तो क्या आप वहां जीवित रह सकते हो? तो आपका आंसर जाहिर सी बात है आएगा यस, आप जीवित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पीने के लिए भी पानी है, पेड़ पौधे हैं, तो वहां से आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी, और जानवर भी है, धूप भी है, सभी कुछ है। तो ऐसा इन्वायरमेंट है, यानी कि वहां पे कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसकी मदद से आप वहां सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये रिसोर्सेस तो वहां पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको उसका यूज करना यानी उपयोग करना नहीं आता, मान लीजिए वहां एक नारियल का पेड़ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि नारियल के पेड़ के अंदर जो है फ्रूटिंग होती है, आप उस फल को खा सकते हैं, नारियल पानी को पी सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसको लकड़ी को जला भी सकते हैं, तब क्या आप जीवित रह सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस अवेलेबल जो है ना वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसका आपको यूजेस नहीं मालूम। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि भाई रिसोर्सेस होना केवल काफी नहीं होता, बल्कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होना है, उसका यूज कैसे होना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु है ना, उसका उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका राइट वे में यूज कैसे किया जाए, ये जानकारी होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यही हमें कनेक्ट करता है रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट यहां काम करता है कि भाई रिसोर्सेज वो सभी चीजें हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं को फुलफिल करता है। ठीक है, हमारी नीड्स को जो है सेटिस्फाइड करता है, साथ साथ ये टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल होता है, साथ ही इकोनॉमिकली फिजिएबल होता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है। तब इस चीज को हम रिसोर्स का नाम देते हैं हिंदी में। और अगर इसे और आसान भाषा में आपको बताऊं तो पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, तथा जिसका उपयोग तकनीकी रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से लाभदायक हो, और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो, तो उसे जो है संसाधन या फिर रिसोर्सेज कहा जाएगा। यहां डेफिनेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, ए रिसोर्सेज इज एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो यहां आपको 3 और वर्ड देखने को मिल रहे हैं। यहां कौन कौन से वर्ड है कि भाई वो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो रिसोर्सेज बनने के लिए कौन कौन सी नीड कंपलसरी है, कौन कौन सी चीजें? कि सबसे पहले तो वो हमारी आवश्यकता को फुलफिल करता हो, दूसरा है भाई कि वो उसको यूज करने का ना टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट है कि भाई ये लाभदायक होनी चाहिए आर्थिक तौर पे, और एक और पॉइंट था यहां पे कि वो उसे सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती हो। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम यहां एग्जांपल लेते हैं भाई पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम क्या करती है? हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। कैसे? हमारे पास अगर कोई भी गाड़ी है, चाहे हम बाइक की बात करें, कार की बात करें, तो उसे रन करने के लिए हमें डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो पहली चीज क्या होगी कि भाई हमारी नीड उससे फुलफिल हो रही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल ना हो कि हम जो क्रूड ऑयल है उससे पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, कैसे बनाएं, तब क्या ये रिसोर्सेस होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल इसे हम एज अ रिसोर्स काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बना सके। या फिर मान लीजिए कि आपके पास इंजन ही नहीं है जो गाड़ियों में लगते हैं। तो यहां देखते हैं कि भाई जो रिसोर्सेस है ना, उसको रिसोर्स कहलाने के लिए जरूरी है कि पहले तो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, और दूसरा है कि भाई तकनीकी रूप से वो उपलब्ध होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट यहां आता है कि आर्थिक रूप से वो लाभदायक होना चाहिए। यानी हम पेट्रोल के केस में ही देख ले, देखिए पेट्रोल हम निकालते हैं और उसका यूज करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रीजनेबल पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल निकालने के लिए अगर 1 लाख रुपए की लागत आएगी, तब क्या आप इसको इस्तेमाल करेंगे? तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे भाई, ये हम
इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से भी लाभदायक होना चाहिए। जब इकोनॉमिकली होगा, वो सही पड़ेगा, तभी उसे कोई एक्सेप्ट करेगा। और इसी से अगला पॉइंट आपका जुड़ जाता है कि भाई उसकी सामाजिक स्वीकार्यता है या नहीं है। समाज में उसे कब स्वीकारा जाएगा पेट्रोल डीजल को? जब वो सही प्राइस पर मिलेगा। मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि भाई आपके घर का जो पानी है ना, उससे आप कार में डालेंगे और कार चलने लग जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और पेट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के लिए भाई चार्ज पे करना पड़ता है। और घर का जो पानी है उसमें कुछ छोटा मोटा फेरबदल करके इंजन में कुछ इक्विपमेंट्स लगा के पानी से ही आपकी गाड़ी चल जाए, तब क्या होगा? तो यहां पेट्रोल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो रिसोर्स के लिए आवश्यक है भाई, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि हमारी आवश्यकता को पूरा करे। इसका उपयोग जो है तकनीकी रूप से होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से ये एक्सेप्टेबल सामाजिक रूप से होना चाहिए। यहां मैंने आपको पेट्रोल डीजल वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई पेट्रोल डीजल जो है, देखिए आज से ही नहीं है, पृथ्वी पे हजारों सालों से है या 100 साल पहले से भी है। लेकिन उसका रिसोर्स वो कब बना? तो वो रिसोर्स बनने के लिए जरूरी था कि भाई हमारे पास उसके यूज के लिए इंजन हो और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम पेट्रोल और डीजल बना सके। सेम दूसरा एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं सूरज का या फिर सनलाइट का। तो सूरज भी देखिए हमारे यहां पे जो है अपनी रोशनी लाखों सालों से दे रहा है, लेकिन उसको एनर्जी में हमने कब कन्वर्ट किया? जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई कि भाई अब हम सौर पैनल जो है डेवलप करेंगे और सूरज की रोशनी को एनर्जी में जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये जो एनर्जी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब हम इसे एनर्जी रिसोर्स के रूप में जान पाए कि जो सूरज है ये सोलर पैनल के थ्रू एक जो है रिसोर्स बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, ये दो एग्जांपल है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां स्टूडेंट्स के दिमाग में ना आपके एक सवाल आ सकता है कि भाई ये सब चीजें तो ना पृथ्वी जो है या नेचर जो है हमें फ्री में दे रहा है, तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो देखिए, अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि प्रकृति या नेचर ये सारी चीजें हमें फ्री दे रहा है, तो ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिसोर्स कब बना? जब हम ह्यूमंस ने अपनी बुद्धि का, अपनी नॉलेज का, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, तब वो प्राकृतिक में जो वस्तुएं उपलब्ध है, तब वो रिसोर्सेस में कन्वर्ट हो पाई। जो आपको जो फर्स्ट पीरियड्स में अवेलेबल दिखता है ना, यानी कि जो अपने नेचुरल रूप में अवेलेबल है प्रकृति में, वो रिसोर्स काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स काउंट करने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो फुलफिल होंगे, तभी रिसोर्स बनेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे पत्थर हैं, तो क्या आप उसे रिसोर्स काउंट करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो रिसोर्स में नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए उसी पत्थर को आपने ग्राइंड कर दिया, कंपनीज फैक्ट्रीज लगा दी, और वहां से ग्राइंड करने के बाद जो है उसको बना दिया गया भाई सीमेंट, तब क्या होगा भाई? ये रिसोर्स बन जाएगा। या इन बड़े बड़े पत्थरों का जो है निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाने लग गया, जैसे नदी के ऊपर पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, और उसमें इन पत्थरों का यूज होगा, तब ये जाके रिसोर्स बनेगा। तो आप जो है रिसोर्सेस को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं कह सकते। ठीक है, याद रखने का आप बच्चों को एक सिंपल तरीका बता देता हूं कि भाई नेचर प्लस ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी, जब ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तब ये जाके आपका रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन समझ लिया हमने क्या है, अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि भाई ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी जो है वेराइटीज कैसी हैं। तो इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करें तो यहां देखिए आप काफी अच्छे तरीके से इस डायग्राम में भी क्लियर किया है, और इसका रिटर्न भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे रिसोर्सेस हैं, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है बायोटिक रिसोर्सेस, जिसे हिंदी में हम जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्पेशलिटीज क्या है कि भाई इन चीजों में ना आपको जीवन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, पशु हो सकता है, मछली हो सकता है, या मनुष्य हो सकता है। तो ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, इसमें आपको जीवन देखने को मिलेगा। सेकंड आता है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे हिंदी में हम अजैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मिट्टी, पानी, हवा, सोना, लोहा या कोई अन्य पदार्थ हो सकता है, और ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसमें जो है जीवन नहीं होता। ठीक है, क्लियर।
यहाँ पे इसको भी याद रखने का ट्रिक है। अगर आपसे बायोटिक पूछा जाए तो भाई बायोटिक में जो है लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपसे एबायोटिक पूछा जाए तो यहाँ लाइफ देखने को, लिविंग थिंग्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्त होने की क्षमता के आधार पे। तो रिसोर्सेज को है यहाँ पे जो है हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा बन सकते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? एग्जांपल के लिए आप हवा देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, ठीक है, पानी देख सकते हैं और जंगल भी। लेकिन यहां पे कंडीशनल है कि यदि जंगल का यूज हम सही तरीके से करें। अंधाधुन अगर खटाई करेंगे, उसकी कटाई करेंगे तो वो भी फिनिश हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से यूज किया जाए तो जंगल, पानी, सूर्य और हवा, ये आपके ऐसे रिसोर्सेस है जो कि दोबारा बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हवा जो है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आज आपने सांस ले ली पूरी, तो कल हवा नहीं मिलेगी? तो ऐसा गलत है। ये आपका जो है हवा हमेशा विद्यमान रहेगी। सेम सनलाइट देखिए, सूरज की रोशनी भी तो सैकड़ों सालों से देते आ रही है ना। तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा बनाए जा सकते हैं। फिर इसमें आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो एक बार समाप्त हो गए ना, तो इनको जल्दी दोबारा से प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। कौन कौन सी चीजें हो सकती है इसमें? आपका आएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। यदि इनका यूज लगातार इसी तरीके से तेजी से होता रहा तो ये अगर रिसोर्सेज एक बार समाप्त हो गए तो इनको फिर से प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। क्योंकि जो आप पेट्रोलियम आज आप पदार्थ यूज कर रहे हैं, इनका जो स्टेप्स है ना बनने का, ये सैकड़ों साल लगते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं। जब जमीन के नीचे देखते हैं कि बहुत सारी जो है रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जीव जंतु दब जाते हैं, तब उसके बाद सैकड़ों सालों बाद पेट्रोलियम पदार्थ निकल के आते हैं और कच्चे तेल के रूप में आते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोलियम, डीजल या अन्य जो है इसमें खनिज, मिनरल्स और पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनका आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारी नीड्स को तो फुलफिल करे, आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके। तीसरा आपका यहां पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे आप देखेंगे कि पहला रिसोर्स आता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि आपकी ये व्यक्तिगत संपत्ति होगी। तो व्यक्तिगत संपत्ति कौन सी हो सकती है भाई? आपका घर हो सकता है, आपकी खेत हो सकती है और बाइक हो सकती है। आपने आज अगर बाइक परचेज की तो उसे जो है आपकी संपत्ति कही जाएगी। आपका पड़ोसी तो ये नहीं कहेगा ना कि भाई ये मेरी बाइक है, या गवर्नमेंट भी नहीं कहेगी कि मेरी है, क्योंकि उसे आपने अपने पैसे से खरीदा है। तो ये आपकी जो है इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब है कि भाई ऐसे संसाधन या ऐसे रिसोर्सेज जिन पे केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि इस पे पूरे गांव का, पूरे शहर का या पूरे समाज की संपत्ति आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि पार्क हो गया, तालाब हो गया या खेल का मैदान हो गया। आपके घर के आसपास अगर कोई पार्क है तो क्या आपने उस पे अपना बोर्ड टांग रखा है कि भाई आपकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है? नहीं ना, क्योंकि वो एक पूरे समाज की संपत्ति है। वहां पे आपके इस एरिया के, आपके सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सभी उस पार्क में जाने के लिए फ्री हैं, सभी लोग उसमें एंटर ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तालाब में भी कोई भी घूमने या फिर स्विमिंग करने जा सकता है। खेल का मैदान हो गया तो कोई भी बच्चा उसमें खेलने जा सकता है। तो ये आपके कम्युनिटी रिसोर्सेस होते हैं। फिर आता है आपका इसमें नेशनल रिसोर्सेस, जो कि पूरे राष्ट्र की या देश की संपत्ति होती है, जैसे कि रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, जो वन क्षेत्र हो गए, जो खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये पूरे नेशन की रिसोर्सेस होते हैं। अगर आपने ट्रेन में सफर किया हो तो या कई जगह पे देखा होगा कि भाई ये राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, तो उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका यूज जो है पूरी दुनिया कर सकती है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि समुद्र का वह भाग जो किसी देश के सीमा से बाहर हो। देखिए इसको थोड़ा इजी करके बताता हूं। जब भी हम वाटर बाउंड्रीज की बात करते हैं ना, सपोज हम अपने देश भारत की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो रेखा होगी ना भारत की, ठीक है, जो बाउंड्री होगी, इससे जो है 200 किलोमीटर तक का एरिया ये हमारा काउंट होगा। ये चारों तरफ से हो सकता है, ठीक है, किसी भी देश का, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया आता है ना, ये आपका इंटरनेशनल काउंट होता है। और इसमें सर्फिंग करने का, ठीक है, अपनी शिप्स को भेजने का, निगरानी करने का, खोज करने का काम जो है कोई भी कंट्री इसमें कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं।
फोर्थ कैटेगरी आती है आपका इसमें क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पे। तो विकास की स्थिति के आधार पे भी इसमें कई तरीके से हम विभाजन देखने को मिलता है। पहला आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो है भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, अभी भी उपयोग किया जा रहा है लेकिन उस लिमिट तक नहीं किया जा रहा जितने उसमें पोटेंशियल है। जैसे कि हम राजस्थान की सौर एनर्जी की बात कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान जो है हमारे देश का काफी गर्म राज्य है, ठीक है, और यहां पे सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं है और इसका यूजेज भी शुरू हो गया है, लेकिन इस लिमिट तक नहीं हुआ है कि भाई हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि जिनका सर्वे हो चुका है और इसका उपयोग भी हो रहा है, यानी पहले से ही डेवलप्ड रिसोर्सेज को हम फाइंड कर चुके हैं और यूज भी जो है सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। जैसे कि कोयले की खदानें हो गए, कोल माइंस को आप देखते हैं कि काफी टाइम से, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बात करें या आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि भाई कोयले के द्वारा ही रेलवे भी चलती थी। तो इस रिसोर्स का इस्तेमाल जो है काफी पुराने और लंबे समय से चलता आ रहा है। फिर एक और क्राइटेरिया आता है इसमें स्टॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन संसाधनों का अस्तित्व है लेकिन वर्तमान तकनीक जो है उसका उपयोग संभव नहीं कर पा रही है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ना, इसमें ईंधन के रूप में काम करने की काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इसका जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है, स्टॉक है, ये भी काफी बड़े संख्या में है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई कि इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने का ऐसा साधन बना दे कि ये काफी किफायती पड़े और इजी पड़े। हालांकि इस क्षेत्र में भी अब थोड़े रिसर्च आने स्टार्ट हो गए हैं और काम भी स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपने लेटेस्ट 2 न्यूज सुनी होगी। सबसे पहला कि दिल्ली में जो है हाइड्रोजन से चलने वाली 3 बसों का जो है उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ भारत में पहला जो है ट्रेन भी जो है स्टार्ट हो चुका है जो कि हाइड्रोजन से चलता है। लेकिन क्या ये नंबर्स जो है सफिशिएंट है? तो नहीं। देखिए, दिल्ली में केवल 3 बसें पूरे देश में और ट्रेन भी सिर्फ एक सिंगल। इसका मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोजन है इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, इसका स्टोरेज भी है हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई कि इसको इजी एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो इस पे अभी काफी काम होना बाकी है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें रिजर्व्स के अकॉर्डिंग, यानी कि भंडारण के अकॉर्डिंग, रिजर्व के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके पास कैपेसिटी उसकी अवेलेबल है। यानी इसमें देखते हैं कि जिनका उपयोग आज भी किया जा सकता है लेकिन भविष्य के लिए इन्हें रिसोर्सेज को सुरक्षित रखा गया है। जैसे कि वन क्षेत्र हो गया और संरक्षित जो है जल क्षेत्र हो गया, ठीक है। इनका जो है सेविंग इसलिए जरूरत है क्योंकि भाई ये ऐसे रिसोर्सेज है ना कि इनका अगर हम बैलेंस तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए वन क्षेत्रों का सीमित तरीके से यूज किया जाता है और जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं उनका भी सीमित उपयोग जरूरी है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी पानी बचा रह सके, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का विकास। तो इसमें हम बात करें अगर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के विकास की, तो भाई आपने जाना कि रिसोर्सेज क्या है, ये हमारी लाइफ का आधार है। विदाउट रिसोर्सेज हमारी लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि यदि हम इन रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये रिसोर्सेज जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, ये हमारे लिए समस्या बन सकती है। तो यहां पॉइंट खड़ा ये उठता है कि भाई आखिर रिसोर्सेज जो है ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपका हेडिंग बना जाएगा प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर यूज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं यदि इनका हम ओवर यूज करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? तो पहला इसमें आता है आपका रिसोर्सेज डिप्लीशन, यानी कि इसमें जरूरत से ज्यादा अगर हम उपयोग करेंगे तो जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो समाप्त होने लग जाएंगे। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोल और पेट्रोलियम का तो आप अभी इस समय भी आप न्यूज सुन रहे होंगे कि जो अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से पेट्रोलियम का कितना शॉर्टेज हो गया है और वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं कि सभी चीजों का जो है प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है, महंगाई काफी बढ़ती
बढ़ती जा रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाई पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी समस्या यहाँ ये है कि ये सभी देशों के पास अवेलेबल भी नहीं है। हम अपने देश की ही बात करें तो भाई हम 80% से ज्यादा जो है ना ये पेट्रोलियम पदार्थ जो है दूसरे देशों से मंगाते हैं, और इसलिए इनका सोच समझकर जो है उपयोग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे समस्या आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो रिसोर्सेस है इसमें अगर हम देखें तो कुछ लोगों के पास आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, मूलभूत सुविधाएं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इन रिसोर्सेज की काफी कमी है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा आता है यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर हम रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकता है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ओजोन लेयर जो है हमारा उसको डैमेज कर रहा है लगातार, और जो हमारी जमीन है उसको जो है उसकी फर्टिलाइजेशन जो क्षमता है उसको भी खराब करते जा रहा है। ठीक है, यहां आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है डेली 100 लीटर पानी को अगर बर्बाद करता है तो 20 साल बाद क्या स्थिति होगी। तो जाहिर सी बात है जो हमारे रिसोर्सेस है वो कम होने लग जाएगा, पानी जो है बर्बाद करेंगे तो कम होगा। तो इसलिए जरूरी है भाई कि हम रिसोर्सेस को सोच समझकर इस्तेमाल करें ताकि हमारी चीजों को, हमारी आवश्यकता को फुलफिल करते हुए आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और अर्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इन सब का जो है सेविंग काफी जरूरत है। ठीक है, तो यहां अगर हम संसाधन संरक्षण की बात करें यानी कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन की, तो इसका अर्थ होता है कि भाई प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं जैसे कि जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, तो इनको हम विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध यानी एक प्लानिंग के तरीके से इस्तेमाल करें, और ताकि इसका सतत उपयोग यानी कंटिन्यूअस ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल रह सके। तो अब यहां पे लास्ट के आपका पॉइंट किससे खत्म होता है, देख रहे हैं आप यहां सतत से। तो इससे हमारा अगला हेडिंग कनेक्टेड है सतत विकास, जैसे इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर। इट्स बैलेंस 3 कोर पिलर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। यानी कि जो आपका सतत विकास है वो कुछ इस प्रकार का विकास है कि भाई हम अपनी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से भी समझौता ना करें। जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं भाई आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। साथ में इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन से भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ऐसा किया जाए डेवलपमेंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास अच्छे तरीके से करे, साथ साथ जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ठीक है, जो पर्यावरण है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और सामाजिक समानता भी बनी रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक किसान है, हर साल वो पेड़ काटे जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि भाई आप देखेंगे कि इससे वर्षा पे इंपैक्ट हो सकता है, जो रेन है वो प्रॉपर नहीं होगी, जो मिट्टी है वो प्रभावित हो जाएगी, खेती जो है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो जरूरी ये है कि यदि किसान 2 पेड़ काट रहा है तो साथ साथ वो 4 पेड़ लगा भी दे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, और इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल रखने का भी बच्चों मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। तो फार्मूला क्या होगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे प्लस फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करे प्लस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करे इज इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ के, जो भी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर दे प्लस फ्यूचर नीड्स को सेफ रखे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करे, तो इसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसी से आपका नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट होता है कुछ समिट्स के बारे में जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से काम किए गए। तो इसमें आपका आता है, फोर्थ आता है रियो अर्थ समिट, एंड सेकंड आता है एजेंडा 21। तो रियो अर्थ समिट की बात करें तो ये आपका ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992 में, 1992 में ये आपका एक समिट हुआ था। और इस
जिसमें जो है 100 से अधिक देशों के नेताओं ने पर्यावरण और विकास के लिए जो है सम्मेलन किया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम एजेंडा 21 की बात करें तो ये भी जो है वैश्विक कार्य योजना का इसका उद्देश्य है। इसका भी पर्पस था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाया जा सके, पॉल्यूशन कम से कम हो सके। इसके कुछ जो प्रमुख उद्देश्य थे ना, वो था पर्यावरण की रक्षा करना, गरीबी कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सतत विकास को आगे बढ़ाना। इसके अलावा इसमें यह भी तय किया गया एजेंडा 21 में कि भाई जितने भी स्थानीय सरकार है ना, वो भी अपने लोकल एजेंडा 21 तैयार करेंगे, यानी अपने देश के लिए ऐसा 21 चीजों की लिस्ट बनाएंगे या एजेंडा तय करेंगे जिस पे उनको काम करना होगा। वो पर्यावरण से रिलेटेड हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, गरीबी को कम करना हो सकता है और कैसे जो है सतत विकास प्राप्त किया जाए, इससे रिलेटेड कहा गया कि आप अपने लोकल स्तर पे भी एजेंडा 21 सेट करेंगे। चलिए ठीक है, आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज क्या चीज होती है? तो रिसोर्सेज वो सभी चीजें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करती है और उनको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो, आर्थिक लाभ हो और उससे जो है सामाजिक स्वीकृति अगर उसको प्राप्त है तो उसे हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था भाई कि रिसोर्सेज को कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि भाई उसको 4 आधारों पे बांटा जा सकता है। इसके अलावा हमने जाना कि भाई रिसोर्सेज जो हैं उनका अंधाधुंध उपयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा और समाज में भी इससे आपको जो है अनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और भविष्य को भी उससे समझौता ना करना पड़े। साथ ही साथ ये लास्ट हेडिंग था हमारा रियो समिट एंड एजेंडा 21। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। जल्द से जल्द आप कमेंट करें ताकि हम इसका वीडियो आपके लिए ला सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।